बहुत से युवा साथी हमारे जब पहली बार उनका परिचय इंडियन पॉलिटी से होता है और वो लक्ष्मीकांत, डीडी बासु और इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें अपना मगज मारते हैं और इंडियन पॉलिटी को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट चैप्टर्स से डील करती है। तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करें कि ये है क्या चीज़ और हमें ये पढ़नी क्यों पड़ती है। इंडियन पॉलिटी को पढ़ना एक भारत के नागरिक के लिए क्यों ज़रूरी है, ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, बल्कि एक भारत के नागरिक को भारत की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना क्यों ज़रूरी है। किस तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे एज अ नागरिक और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी भूमिका से गहराई से जुड़ी हुई है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है, उसका उसकी जो फॉर्मेशन की गई है, चाहे वो चैप्टर से ले लें हम, चैप्टर 1 से लेकर जहाँ हमारा स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनका ज़िक्र हो, सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट हो चैप्टर 2 में, और उसके बाद चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स हों, फिर जो नागरिकों को एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी इंश्योर करती है, और फिर डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट की, स्टेट्स के क्या एम है, फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आ जाती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आ जाती है। उसके बाद अगले चैप्टर में स्टेट बिगन हो जाता है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी शुरू हो जाती है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अदर चैप्टर्स बिगन हो जाते हैं, जिसमें आगे जा कर के पंचायती राज के, कोर्ट के, इंटर स्टेट ट्रेड के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस चलते जाते हैं। तो इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। कौन सा चैप्टर किस चीज़ को जोड़ के देखता है, वो कैसे हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी के रेगुलेशन में भूमिका निभाता है, इसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, हमें आर्टिकल्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें आर्टिकल्स अगर स्टेप बाय स्टेप याद हो, बड़ी अच्छी बात है, पर उसके चक्कर में हमें इसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाने से नहीं डरना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को रटने के बजाय इसकी एक अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जिस इन्वायरमेंट में, जिस लेगेसी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट हुआ है, चाहे वो कॉलोनियल लेगेसी हो अंग्रेज़ों की, जो उनके टाइम में जो हमारी ये मिंटो मार्ले, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का एक्ट, जितने भी ये एक्ट, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट से पीछे से शुरू करें, इनकी लेगेसी हो, हमारे नेशनल मूवमेंट के जो आइडियल्स हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट्स हो, डिलिब्रेशंस हो, उन्होंने जो शेप प्रदान की है इस डॉक्यूमेंट को, जिसको हम आज देख रहे हैं, इसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ 70 सालों में जो हमारे लोगों में, नागरिकों में कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकलों को देखने की जो अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है, उसको भी हमें समझना चाहिए, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी दिख सकता है। साथ ही साथ जो भारत की राजनीति का जो ट्रेंड चल रहा है, उससे भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे इनिशियल पीरियड में सोशलिज्म को बहुत बड़ा आइडियल मान के देखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसकी व्यवस्था हुई। अब हम उससे पीछे हट रहे हैं, स्टेट सोशलिज्म से वेलफेयर स्टेट को देख रहे हैं, पर फ्री मार्केट को साथ में लेके चल रहे हैं। तो अब उसमें चेंजेस हुए हैं। कोई आर्टिकल जो इनिशियल पीरियड में उतना सिग्निफिकेंस ना रखता हो, पर ग्रेजुअली उस आर्टिकल का सिग्निफिकेंस बढ़ा है। फॉर एग्जांपल नेहरू के पीरियड में, नेहरू जी के पीरियड में 280 आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन की उतनी भूमिका नहीं रही, पर सब्सिक्वेंटली जब से हम अपने को चेंज कर रहे हैं, तो अब फाइनेंस कमीशन क्रूशियल हो रहा है।
सेंटर स्टेट रिलेशन में इसकी महिमा बढ़ रही है। और प्लानिंग कमीशन जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, जबकि शुरू में सब कुछ प्लानिंग कमीशन ही था। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है और उसका प्रभाव जो है हमारे अलग अलग आर्टिकल्स की भूमिका में चेंज कर रहा है, या नए आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन करनी पड़ रही है हमें, इसको भी हमें देखना चाहिए। तब सही मायनों में हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवंत, लिविंग, हिस्टोरिकल, एट द सेम टाइम इन सब डायमेंशंस में चलने वाले डॉक्यूमेंट के रूप में समझ सकते हैं। पर सबसे पहले हमें इसकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अपना डर निकालना होगा, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये पढ़ते क्यों है, इसको हमें पढ़ना क्यों है, क्या फ़ायदा है इसका एज ए नागरिक पढ़ के। तब हम इंडियन पॉलिटी को बड़े हल्के रूप से उसका अध्ययन शुरू कर सकते हैं, और जो कि होना भी चाहिए। धन्यवाद।